प्यारे बच्चों, बीए पार्ट 2 के प्रश्न पत्र विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत आपका इस पेपर में स्वागत है। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के संविधानों का अध्ययन इन आधारों पर किया कि दोनों में संशोधन की प्रक्रियाएं पृथक हैं, दोनों संघात्मक राज्य हैं। पिछले लेक्चर में हमने अमेरिका के संघात्मक राज्य के लक्षणों का अध्ययन किया। आज हम स्विट्ज़रलैंड के संघीय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। स्विस संविधान में स्विट्ज़रलैंड के लिए राज्यमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। इतना ही नहीं, इस राज्यमंडल में सम्मिलित कैंटनों को प्रभुसत्ता संपन्न कैंटन भी कहा गया। स्विस संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया कि स्विस राज्यमंडल कैंटनों के राज्य क्षेत्रों और उनकी प्रभुसत्ता की गारंटी देता है। किंतु यथार्थ दृष्टि से विचार करने के बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्विस संविधान एक राज्यमंडल की नहीं अपितु संघ की स्थापना करता है। राज्यमंडल कई राज्यों का एक ढीला ढाला संघ होता है। राज्यमंडल में कोई शक्तिशाली केंद्र सरकार नहीं होती। राज्यमंडल में सम्मिलित राज्य अपनी प्रभुसत्ता अपने पास सुरक्षित रखता है और केंद्र सरकार उनकी प्रभुसत्ता के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किंतु स्विट्ज़रलैंड में संघ शासन के कुछ विशिष्ट लक्षण हमारे सामने हैं, जो कि कुछ विशेषताओं के माध्यम से ऐसी कसौटी पे खरे उतर रहे हैं जो कि उनको एक संघात्मक शासन व्यवस्था बना रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड की एक संघ शासन व्यवस्था है और मूल रूप से वह जर्मन साम्राज्य और अमेरिका के संघ जैसी है। इनके लक्षण को अगर अपन देखें तो हम एक कोटेशन अगर ब्रुक्स के शब्दों में लें तो फ्रांस या इंग्लैंड की तरह यह एकात्मक राज्य नहीं है। स्विट्ज़रलैंड के लिए कहा जा रहा है जिसकी केंद्र सरकार के नीचे केवल वे स्थानीय सरकारें हैं जो निम्न कोटि की व अधीन स्तर की हैं। अधोलिखित लक्षणों का अध्ययन करने से स्विस संघीय व्यवस्था का स्वरूप स्पष्ट होता है और वो अधोलिखित आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले दोहरी सरकारें। संघात्मक शासन प्रणाली की अपरिहार्य विशेषता यह है कि देश में दोहरा शासन है, केंद्रीय और प्रांतीय। देश में एक अलग सरकार हो तथा प्रांतों में अलग अलग सरकारें हों, दोनों सरकारों को अपनी अपनी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हो। स्विट्ज़रलैंड इस कसौटी पर पूरा खरा उतर रहा है। देश में संघीय सरकार है, इसके अतिरिक्त 22 कैंटनों में अलग अलग सरकारें हैं, इसलिए वहाँ पर दोहरी शासन व्यवस्था है। वहाँ शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र सरकार तथा कैंटनों के बीच शक्तियों का बंटवारा है वहाँ पर, तो इसलिए संघ सरकार की शक्तियाँ भी हैं और समवर्ती शक्तियाँ भी हैं और कैंटनों की शक्तियाँ भी हैं। तीसरा, यह लिखित तथा सर्वोच्च संविधान है। संघात्मक शासन वाले देश का संविधान लिखित और सर्वोच्च होना चाहिए। स्विस संविधान लिखित भी है और सर्वोच्च भी। संविधान में संशोधन करने के लिए संघ की इकाइयों तथा जनता को भी अधिकार दिया गया है। कोई भी संशोधन उस समय तक पारित नहीं समझा जा सकता जब तक कि आधे से अधिक कैंटनों और मतदाताओं के बहुमत द्वारा उसे स्वीकार न कर लिया जाए। स्विट्ज़रलैंड में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। अन्य संघीय देशों के संविधानों की भांति स्विट्ज़रलैंड के संविधान में भी एक सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था है, जिसे संघीय न्यायाधिकरण, फेडरल ट्रिब्यूनल जिसे अपन कहते हैं, कहा जाता है। किंतु यह भारत और अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से भिन्न है। स्विस संघीय न्यायाधिकरण को भारत तथा अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की भांति न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार नहीं है। किंतु स्विस संघीय न्यायाधिकरण कैंटनों द्वारा पास किए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वह संघीय संविधान के विपरीत हो।
इसी प्रकार वहाँ पर जो राज्य हैं जिसे हम कैंटन कहते हैं, उनकी स्वायत्तता का पूर्ण ध्यान रखा गया है। स्विस कैंटन अमेरिका के राज्यों की भांति संघ निर्माण के पूर्व के हैं और उन्होंने संघ में शामिल होते समय इस बात का ध्यान रखा है कि वे अपने प्रभुत्व को पर्याप्त अंश में पास रखेंगे। उन्हें अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं। संघीय सरकार की संस्थाओं में कैंटनों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय सभा के उच्च सदन राज्य परिषद के कैंटनों को मान्यता प्राप्त है और संघीय संविधान के अतिरिक्त स्विट्जरलैंड में कैंटनों के अलग अलग संविधान विद्यमान है। अगला, दोहरी नागरिकता, जो कि बहुत रेयर होती है संघ में, लेकिन अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में है। अमेरिका संघ की भांति स्विट्ज़रलैंड में भी नागरिक को दोहरी नागरिकता है, एक तो संघ की और दूसरी यानी कैंटन की नागरिकता। स्विस संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है किसी भी कैंटन का प्रत्येक नागरिक स्विस नागरिक है। स्विस संविधान के बारे में रैपर्ड ने भी लिखा है, एक सामान्य स्विस नागरिक के जीवन में कैंटन व प्रायः कम्यून राज्य संघ राज्य की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्थानीय मामलों में भी संघ हस्तक्षेप कर सकता है, ये एक महत्वपूर्ण आधार है। और अमेरिका के जैसे स्विट्ज़रलैंड में भी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति विद्यमान है। स्विस शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे तथ्य विद्यमान हैं जिनसे यह प्रकट होता है कि वह सच्चा संघ नहीं है और उसके केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। जैसे यदि संघीय सरकार में ऐसा कोई कानून बना दे जो कैंटन के क्षेत्राधिकार का हनन होता है, तो भी कैंटन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि संघीय न्यायपालिका ऐसे कानून को अवैध घोषित नहीं करेगी, क्योंकि वो उनके केंद्र के हित में है। संघ की सरकार को जो विषय दिए गए हैं वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके द्वारा केंद्र की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह कैंटन पर छाया रह सकता है। समवर्ती विषयों पर केंद्र और कैंटनों के बीच बनाए गए कानूनों में यदि विरोध हो तो विजयी केंद्रीय कानून होता है। केंद्र को यह अधिकार है कि आंतरिक गड़बड़ी की दशा में वह किसी भी कैंटन का शासन अपने अधिकार में ले ले। इस संबंध में केंद्र को इस सीमा तक अधिकार है कि वह सरकारी सूत्र से सूचना मिलने की प्रतीक्षा किए बिना केवल गैर सरकारी सूत्र की सूचना के आधार पर कैंटन का शासन अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ले सकता है। अगला, प्रत्येक कैंटन को अपने स्विस संविधान में संशोधन करने तथा प्रत्येक कानून में संघीय परिषद की अनुमति लेना आवश्यक माना गया है। इस कारण भी संघ शासन की शक्तियों में वृद्धि हुई है और कैंटनों के आपसी विवादों का निपटारा संघीय कार्यपालिका ही करेगी। इसलिए स्विस संविधान की व्यवस्था जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस प्रणाली में हम ये कह सकते हैं कि एक अनूठी दृष्टि की व्यवस्था है, क्योंकि इसमें सांस्कृतिक संघ का एक झलक नज़र आता है। स्विट्ज़रलैंड सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक सच्चा संघ है। अनेक भाषाई एवं धार्मिक जातियों का देश होने के कारण पूर्व सोवियत संघ से मिलता जुलता है। स्विस संघ में काफ़ी अलग अलग राष्ट्रीयताएं पाई जाती हैं। माना जाता है कि वहाँ 6% जो है वो इटालियन है, 21% फ्रांसीसी हैं, 72% जर्मन लोग मिलजुल कर रहते हैं और धार्मिक दृष्टि से प्रोटेस्टेंट, रोमन कैथोलिक तथा यहूदी धर्म के लोग वहाँ निवास करते हैं। इसलिए वहाँ पर एक कल्चरल कॉम्बिनेशन है, कॉन्फेडरेशन है। और ब्रुक्स का मानना है कि स्विस संविधान की विशेषता इस बात में है कि उसके अंतर्गत विविध भाषाओं, धर्मों व संस्कृतियों के लोग एक राष्ट्र के रूप में बंध गए हैं। तो इसलिए शासन प्रणाली के आदर्श रूप जो हैं वो हम इसमें देख सकते हैं। ये राज्य और
केंद्र यानी कि कैंटन्स और केंद्र के बीच में भी उनकी एक बहुत ही अच्छी अनूठी व्यवस्था चलती रहती है। ये उस संघ में शामिल है। तो हम ये निष्कर्ष में कह सकते हैं कि प्राय अधिकांश देशों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के विरुद्ध शिकायतें सुनने को मिलती हैं, और स्विट्जरलैंड में भी इस प्रवृत्ति का खतरा है कि यह जिस सीमा तक संघीय सरकार कैंटनों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप कर रही है, कैंटन धीरे धीरे प्रभुत्व राज्य नहीं रहे और संघीय सत्ता के आदेशों का पालना करने वाले एक कहना चाहिए कार्यकर्ता मात्र, जिला मात्र जैसे हम कहते हैं, वो बनकर रह गए हैं। संघीय शक्तियों के विस्तार के बावजूद कैंटन स्विस वैधानिक पद्धति के महत्वपूर्ण अंग बने हुए हैं। अब भी ऐसे बहुत से विषय जिनके नागरिक के दैनिक जीवन से गहरा संबंध है, कैंटनों के अधिकार में है, और यदि कैंटनों ने अपनी कुछ शक्तियां संघीय सरकार को दे दी हैं, तो उन्होंने नए क्षेत्रों में अपनी शक्तियां बढ़ाकर इस कमी को पूरा भी किया है। इसलिए स्विट्जरलैंड में कैंटनों की स्वायत्तता का भाव अब भी शक्तिशाली है। कैंटन आज भी सक्रिय राजनीति के केंद्र हैं। कानूनों को कार्यान्वित कराने के लिए संघ को कैंटनों के प्रशासनिक संगठन पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे निश्चित ही कैंटनों का महत्व बढ़ भी रहा है, प्रकट भी हो रहा है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि परिस्थितियों के आधार पर यदि हमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को मजबूत करना होगा तो हम उसको करते भी हैं, क्योंकि आज की मांग ये है कि जब तक कि केंद्र की धुरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होगी, तब तक राज्य सुचारू रूप से अपने कार्य का संचालन नहीं कर सकता है। तो इसलिए राज्य अपनी जगह पर अपनी स्वायत्त शक्ति को बनाए रखने में काफ़ी हद तक मजबूत है, लेकिन साथ साथ में केंद्र को भी प्रभुत्व शक्ति प्रदान करना, ताकि वो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार कार्य कर सके, बहुत आवश्यक है। इन बिंदुओं के आधार पर हमें अध्ययन करना जरूरी होता है।